स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के अपने नए लेक्चर सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। क्या है क्या नहीं है सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप कुछ समय के लिए मुझे आराम से सुनते जाइए और फाइनली उसके बाद नोट्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसमें हम बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करने वाले हैं, पहला वो हम बताएंगे। इस चैप्टर का लेआउट क्या रहने वाला है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आगे आने वाले चैप्टर से उसका भी लेआउट बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लेआउट पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर क्या जानकारी देंगे। पहला जो चैप्टर लिखा है कौन सा, थर्मोमेट्री। पहला होगा अपना थर्मोमेट्री, यानी कि जो हम पढ़ने ही वाले हैं। दूसरा होगा अपना केटीजी। तीसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड फोर्थ वन हीट ट्रांसफर। तो देखिए कैसे वन बाय वन सारे चैप्टर आने वाले हैं। सबसे पहले थर्मोमेट्री के अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर क्या है। नाउ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी अ हीट। तो हीट एनर्जी क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब टेम्परेचर और हीट डिस्कस करने के बाद टेम्परेचर की जो डिफरेंट स्केल्स हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और रेनकाइन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, इन सभी स्केल्स की हम जानकार लेंगे। और थर्मल एक्सपेंशन वगैरह क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा कि समर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ मेटेलिक रोड जो होती है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है कि नहीं, ऐसा होता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्या रीजन है, उन सभी रीजन की चर्चा हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक। अब अगला आता है अपना केटीजी। केटीजी का मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो टेम्परेचर, हीट एनर्जी, आपने जो सब कुछ पढ़ा है उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसमें पढ़ा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, यानी कि सारी जो जानकारी होगी इसमें मॉलिक्यूल्स के लिए होगी। और जब मॉलिक्यूल्स के लिए कोई स्टडी हम करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो वो हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स, छोटे लेवल की बात की तो हमने कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। देन इट कम्स टू बी मैक्रोस्कोपिक। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, यानी कि अब हम डीप डाउन फंडामेंटल पे जाकर के बात नहीं कर रहे, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। जैसे जो ओवरऑल चीज दिख रहा है, जो सिलेंडर मुझे दिखेगा, जैसे ये सिलेंडर है, इसका टेम्परेचर कितना है ओवरऑल, तो मैं बाहर से यानी कि ओवरऑल व्यू देख करके केवल उसका एनालिसिस करूंगा, तो वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन किसी से एक्सीडेंट कर गया है, क्रैश कर गया है, देन व्हाट विल बी दैट टेम्परेचर, हाउ मच एनर्जी गेट लॉस्टेड, दैट कम्स इन द पिक्चर ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हम इसमें कंप्लीट सिस्टम की जानकारी लेते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स। और हीट ट्रांसफर क्या होगा कि इसमें हमने पढ़ा कि टेम्परेचर और हीट है क्या। इसमें वही चीज टेम्परेचर और हीट के बारे में हमने जानकारी ली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, फिर वही जानकारी हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ली। अब सारी जानकारी होने के बाद अब हम हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, तो वो मेथड हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज द हीट ट्रांसफर। यानी कि कंडक्शन इज अ मेथड, कन्वेक्शन इज अ मेथड, रेडिएशन, और भी बहुत सारे मेथड होंगे जिनकी हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो टोटल मिला करके हमें 4 चैप्टर कवर करने हैं, पहला, दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोमेट्री, जिसमें हम टेम्परेचर और हीट के बारे में चर्चा करेंगे। देन वी विल गो फॉर थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आपका स्वागत है स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले भी था, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन अब ज़्यादा स्वागत है। तो टेम्परेचर से स्टार्ट किया जाए कि टेम्परेचर क्या होती है। तो ऐसा है जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, कहीं पर भी दुकान पे गए, शॉपकीपर से खरीदा उसे, तो कोल्ड ड्रिंक आपने लिया, तो जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर से निकाल के देगा, रेफ्रिजरेटर से उसने निकाल के दिया, व्हाट वी फील व्हेन वी टच द कोल्ड ड्रिंक बोतल, है ना, कोल्ड ड्रिंक बोतल को आप जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, यू फील द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, यानी कि आपको फील होगा कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यानी उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। वहीं पर मान लीजिए हॉट वाटर इज देयर, यानी कि हॉट वाटर है, नहीं पता हॉट है या नहीं, पानी में हाथ डाल के देख लीजिए, यू विल फील द वार्म, ठीक है। तो वो क्या है कि व्हेन यू टच ए पर्टिकुलर बॉडी यू फील द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड, वही हमें पता करते हैं, वहीं से हम पता करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वही डिफाइन करता है उसका टेम्परेचर। एंड डिग्री ऑफ डिग्री मीन्स कितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हॉटनेस है, कितना ज़्यादा कोल्डनेस है, दैट इज द डिग्री ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर हमने डिफाइन किया। यू विल स्टार्ट दी राइटिंग नोट्स फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। सो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। बहुत आसान सा इंट्रोडक्शन था ये। तो अगला कंसेप्ट कैसा आया टेम्परेचर का, कैसे पता चला कि टेम्परेचर नाम की कोई चीज़ होती है, वो पता चला कि जब हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो पता चलता है सम बॉडी फील वार्म, सम बॉडी फील्स कोल्ड, ठीक है। तो वो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम क्वालिटेटिव आइडियाज। क्वालिटेटिव मीन्स आपने फील किया, ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी थी पहले, ऐसा नहीं। तो ये क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ हॉट एंड कोल्ड बेस्ड ऑन आवर सेंस ऑफ टच, सिंपल। चलिए, अगला एक एग्जांपल दिया है, ए हॉट ओवन, ओवन इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर वेयर एज आइस क्यूब इज सेड टू बी एट लोअर टेम्परेचर। आसान है, देखिए कैसा, हॉट ओवन एंड कोल्ड एंड आइस क्यूब, कोल्ड आइस क्यूब, ओके। तो क्या होगा, हॉट ओवन को अगर आप टच करेंगे यू विल फील वार्म, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ गर्मी लग रही है, गर्मी लग क्या रही है, हाथ जल जाएगा, इतना गर्म होगा, है कि नहीं। और इसका क्या होगा, इट विल फील कूल, दैट मीन्स टेम्परेचर इज लेसर, टेम्परेचर इज लेसर। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज हायर, टेम्परेचर इज हायर, यानी कि जस्ट हम केवल टच करके बॉडीज को ये बता रहे हैं कि हाँ देयर इज ए टेम्परेचर हाई और लो, सही है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा, ये केवल एक एग्जाम्पल था ना। ये जो टच करके बताने वाला जो सिस्टम है कि टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स नॉट रिलायबल अकॉर्डिंग टू आवर साइंस। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि दो कंटेनर दिए, इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, इसमें ल्यूक वार्म हल्का गर्म पानी है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें आप अपना हाथ डालिए, ये हाथ डाल दिए, देखो ये 5 उंगलियां दिखा दी मैंने, इट्स अ हैंड, ठीक है। तो आपको फील होगा इट्स टेम्परेचर इज हाई, जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ल्यूक वार्म, यानी कि ल्यूक वार्म जो वाटर होगा, गुनगुना पानी जो होगा, हल्का गर्म जो होगा, उसका आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर कम कहेंगे, सही। तो यहां तो सही लग रहा है। चलिए, अब मैं दूसरा लेता हूं, ल्यूक वार्म वाटर एंड मैंने यहां लिया कोल्ड वाटर। अब देखो, आपने मुंह उठा करके यहां आए और चेक किया कि इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो आपने देखा कि इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा है और आपने देखा कि इसका टेम्परेचर कम है। अब देखो, पहले वाली कंडीशन में आपने कहा था कि ल्यूक वार्म वाटर का टेम्परेचर कम है, यहां वाली कंडीशन में आपने कह दिया कि टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि by touching any body, by touching any particular body,
we cannot decide the temperature. सही है ना, यानी कि इट्स नॉट रिलायबल टू से द बॉडी इज हॉट और ए कोल्ड ऑन द सेंस ऑफ ए टच, यानी कि केवल टच के बेसिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर बॉडी वार्म है या कोल्ड है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, रिलेटिवली आप डिफाइन कर रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये हाई था, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये भी हाई हो गया, सही है ना। तो ये रिलायबल नहीं है। तो इसके नीचे ये लिखने के बाद ये एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, लिख लीजिए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनकी हम बात कर सकें। अब टेम्परेचर है तो और कहाँ टेम्परेचर के एग्जाम्पल बताते हैं कि और कहाँ ऐसा हॉट एंड कोल्ड फील हो सकता है। रबिंग हैंड को रब कीजिए, सो इट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्परेचर, फीलिंग टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड, है ना। सो रबिंग हैंड, हाँ या ना, जी हाँ। देखिए क्या हुआ, आपको फील होगा कि some part of hand will get warm, ठीक है ना, यानी कि that is the temperature, that is the part of temperature. Okay, example number 2, sliding of a block on a rough surface. It's another example, sliding of a block on rough surface. जैसे ये कोई रफ सरफेस है, इट्स एनी सरफेस दैट इज रफ, और यहाँ पर एक m मास का एक ब्लॉक है, तो इसे ही रख देते हैं। m मास का ब्लॉक यहाँ रख दिया तो क्या होगा, इसे स्लाइड करवा रहे हैं तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो सरफेस है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वी नो, है ना। तो फ्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं कर रहे, हाँ इतना पता है, ड्यू टू स्लाइडिंग इट विल गेट वार्म, यानी कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा। चलिए और बताओ, मान लीजिए कि आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो when while riding a bicycle if you try to stop it चलो तो सीधा सा लिखते हैं इसे, during the motion of a bicycle if you touch your shoes to the road, तो क्या होगा, it will get warm, यानी कि बाइसाइकिल तो रुक जाएगी लेकिन जो आपने शूज वगैरह पहने वो गर्म हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, बचपन में आपने देखा होगा कि साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते आपने क्या किया, जो शूज आपने पहने हैं उसको रोड वाला जो सरफेस है उस पर आपने क्या किया, स्लाइड करने लगे, यानी कि उससे रोकने लगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद बाइसाइकिल रुक जाएगी, मतलब थोड़ा धीमा हो जाएगी, और जो शूज है उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल इफ वी टच द शूज टू रोड सरफेस then bicycle will get slow down, बाइसाइकिल तो धीमा हो गई लेकिन शूज विल गेट वार्म, सही है ना, एंड बट शूज विल गेट वार्म। ओके, बहुत बढ़िया है कि नहीं, मजा आ गया है तो पढ़ करके आ रहा है। चलिए नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं। अगला क्या लें, अगला ये ले लेते हैं कि when two vehicles collides, है कि नहीं, व्हीकल जब कोलाइड कर जाए तो इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं आता है कि नहीं। when two vehicles collide, तो आपने देखा होगा कि दो मोटरसाइकिल, दो ट्रक या फिर कोई भी दो व्हीकल टकरा रहे हैं, तो टकराने के जस्ट बाद उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि इनिशियल पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, पहले जो टेम्परेचर था उसके रेस्पेक्ट में हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, वी विल डील इट। ओके, सो व्हेन टू व्हीकल कोलाइड द टेम्परेचर विल गेट हाई, टेम्परेचर विल गेट हाई। चलिए और एग्जांपल बताइए। व्हेन एरोप्लेन गेट क्रैशेस, कोई एरोप्लेन है क्रैश कर गया, क्रैश करने पर क्या होता है, आपने देखा है कई बार क्रैश कर जाता है तो आग भी लग जाती है, इट विल कैच द फायर ड्यू टू द डिग्री ऑफ
हॉटनेस यानी कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि व्हेन एरोप्लेन crashes its temperature will get raised. its temperature, ये टेम्परेचर लिखा है ना शॉर्ट में, its temperature will get raised, will get increased. सिंपल, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए, टेम्परेचर एंड समटाइम इट कैचेस द फायर, ये आग को भी कैच कर लेता है। समटाइम्स इट कैचेस द फायर। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको लिख लेना है कि हाँ, टेम्परेचर वी कैन फील एनी टाइम एनीवेयर। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला है, ये तो हुआ टेम्परेचर को प्रैक्टिकली फील करने वाली बात है कि नहीं, ये तो टेम्परेचर को प्रैक्टिकली फील करने वाली बात हुई। अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स में चले जाते हैं। किस में चले जाएंगे, मैथमेटिक्स में। क्या है मैथमेटिक्स, देखिए कि टेम्परेचर फर्स्ट थिंग, इट्स ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, इट्स ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक क्यों, क्या ये जो टेम्परेचर है, जैसे क्या बहुत ज्यादा डीप डाउन एटॉमिक लेवल पर जाने पर टेम्परेचर पता चलता है क्या, नहीं। यू कैन फील एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस। जैसे ये बोर्ड हाथ मैंने टच किया, आई कैन फील इट्स टेम्परेचर इज लो, स्लाइटली लो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है ना। तो इट्स ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, यानी कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये हो गया जिसमें हमें ज़्यादा माइक्रो लेवल पर नहीं जाना पड़ता उसकी जानकारी के लिए। ओके, अगला, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, येस इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। वाई, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी मीन्स हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, वो क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, तो इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल और डेराइव्ड वाली बात कर लेते हैं। इज इट सो दैट टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड टेम्परेचर इज वन ऑफ देम, टेम्परेचर इज वन ऑफ देम। So it's a physical quantity as well as fundamental quantity. Okay, तो ये fundamental quantity है, तो इसका SI यूनिट क्या है, its SI यूनिट is Kelvin। Kelvin है तो सिंबल क्या है, K है। ओके, अगर मैं पूछूं इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या होगा, जैसे लेंथ का मैं लिखता हूं, सिंपल अगर लेंथ है तो लेंथ का क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे, लेंथ का क्या लिखेंगे, L1। वैसे ही इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, K1। समटाइम्स इन मैनी बुक्स K की जगह, केल्विन की जगह थीटा भी यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर के लिए आप थीटा भी यूज कर सकते हैं। थीटा दिख रहा है कि नहीं, दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से, दिख रहा है। चलिए अब अगला आता है, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर, मेरा इस पर जवाब है, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे, देखिए, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट ए डायरेक्शन, मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा सुबह सुबह जो न्यूज आती है उसमें वो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम का न्यूज बताते हैं, यानी कि वो वेदर का क्या बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला, मौसम सुहाना रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो बताते हैं। कौन, न्यूज चैनल। कैसे बताते हैं, देखिए उनका अंदाज देखिए। जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में,
मुंबई। तो मुंबई का मान लीजिए ऐसा मैंने एरिया दिखाया, ये मुंबई है मान लिया। तो ये इसका मैंने ज्योग्राफिकल एरिया बनाया ना, तो ये मुंबई है पूरा, ये बीच में सेंटर। तो वो क्या कहते हैं कि आज मुंबई का टेम्परेचर रहने वाला है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ऐसा कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मुंबई के हर एक रीजन में उसका टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है? हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज चैनल द टेम्परेचर ऑफ मुंबई विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आप चाहे यहाँ से इधर चल जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, कहीं पर भी जाइए, इट्स टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है वेदर यू चेंज द डायरेक्शन और नॉट, यानी कि ये चेंज ऑफ डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी कि इफ इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन दैट मीन्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हर बार इसका कोई डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है ना। चलिए लिख लीजिए। अब हम डिफाइन करते हैं कि हीट वाली कहानी क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। तो अब तक हमने टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन दिया, हीट की चर्चा हम करना चाहेंगे अब। तो हीट क्या है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। जैसे ये कोई एक टेबल है, ये टेबल बढ़िया बन गई है टेबल, उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया बन जाएगी। चलिए, सो इट्स एनी टेबल। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक कप रखा है, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। इसमें चाय है, ऐसी बात नहीं है। और एक तरफ मैंने रखा है कोल्ड ड्रिंक। तो इनिशियली वी नो कि जैसे ही हम केवल चाय की बात करते हैं, कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी जो है, अगर आप इसमें टेम्परेचर चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा? टेम्परेचर चेक करेंगे तो वी विल फील इट्स टेम्परेचर इज हायर। इसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो इट्स टेम्परेचर इज लोअर। यानी कि जो कप ऑफ टी है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। अब अगर कम है या ज्यादा है तो अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। इसके बाद ये होगा कि इसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है कप ऑफ टी के चारों ओर का, तो कप ऑफ टी के चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इफेक्ट होगा वो देखते हैं। मान लीजिए जैसे ही मैंने चाय का कप यहां लाके रखा और कुछ समय बाद, आफ्टर लेट्स से 15 सेकेंड और इट्स 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट क्या होगा? ये जो कप ऑफ टी है, चाय जो है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर विल गेट डाउन। सही है ना। चाय के कप को थोड़ी देर रख दीजिए, चाय क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यानी कि पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां पर कोल्ड ड्रिंक जो है इसका ऑलरेडी टेम्परेचर क्या था? कम था। अब कुछ समय बाद, आफ्टर 1 मिनट क्या होगा? अब 1 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये गर्म होने लगेगी, अब ये ठंडी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये था कप ऑफ टी है और एक तरफ क्या था? कोल्ड ड्रिंक था। इनिशियली मैंने कहा था कि जब कप ऑफ टी आप बना कर लाए तब उसका टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था। और जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आए उसका टेम्परेचर क्या था? कम था। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम बातचीत कर रहे हैं। अब आफ्टर 1 मिनट या कुछ समय बाद क्या होगा कि जो कप ऑफ टी है उसमें जो रखी चाय है उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। और जो यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये हाई हो जाएगा, यानी कि पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब 1 बाय 1 दोनों को कंसिडर करते हैं। पहले जो कप ऑफ टी था उसका टेम्परेचर हाई था और पास में क्या था? एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसने क्या किया कप ऑफ टी ने कि कुछ समय बाद जो टेम्परेचर हाई था इसने अपने टेम्परेचर को क्या कर लिया? कम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम था, कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज्यादा था। तो दोनों के बीच में क्या था?
टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसने क्या किया, कुछ हीट फ्लो किया, हीट फ्लो किया, तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर हुई, उसी को हमने हीट को यहां डिफाइन किया। यानी क्या, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए ये लिख लीजिए, उसके बाद फिर से एलोबरेट करता हूं इस पॉइंट को, टेंशन मत लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे एक कप ऑफ टी रखा, इसका टेम्परेचर इनिशियली ज़्यादा था, तो मान लेते ज़्यादा कितना था भाई, T1 था, सही है, T1 था। और जो एनवायरनमेंट है इसके पास में, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर T0 था, सही। अब ये ज़्यादा टेम्परेचर क्यों लग रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा वार्म है, यानी कि T1 बड़ा होगा T0 से, तभी तो क्या है, ज़्यादा हॉटनेस फील हो रहा है कप ऑफ टी का, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T0। T1 क्या है, T0 से बड़ा है, यानी कि दोनों के टेम्परेचर के बीच में क्या है, डिफरेंस है। सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस there will be transfer of energy, there will be a transfer of energy, उस एनर्जी को हमने कहा है हीट एनर्जी। आई बात समझ में, यानी कि सिंपल सा है, समोसा लिया आप, समोसा जो है गर्मा गर्म समोसा लिया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, इट विल गेट कोल्ड, यानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या किया इसने, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, देन देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज ए हीट एनर्जी। तो पहली बात जो समझनी है कि जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहेंगे हीट एनर्जी, ठीक है। चलिए, अब वो हीट एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होगा वो भी देखते हैं। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर, ऑलवेज flows from high temperature to low temperature, सही है। जैसे टेम्परेचर इसका मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है और पास वाले एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, यहां से यहां हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहीं से हीट फ्लो होगी, कहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर कम है। इतना ठीक, चलिए, तो इसी को कहते हैं हीट एनर्जी ट्रांसफर होना। अब जो हीट एनर्जी है इसका यूनिट क्या होगा, तो सिंपल सी कहानी है कि एनर्जी हो चाहे किसी की भी, यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट इज ऑलवेज जूल, ऐसा यूनिट इट विल बी ऑलवेज जूल। अब देखिए, जो हीट एनर्जी को रिसीव कर रहा है, हीट एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए खास एक टर्म आता है, क्या है टर्मिनोलॉजी उसकी देखते हैं। द बॉडी विच इज रिसीविंग द हीट एनर्जी energy the body which is receiving energy, या फिर ऐसे लिखिए, the energy, the heat energy which is received by a body, which is received by a body is now
becomes an internal energy। तो पहला पॉइंट मैंने कहा था कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस पहले ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है 25 है, तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा यहां से यहां, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब ये है रिसीविंग बॉडी, तो वो रिसीविंग बॉडी को ये हीट एनर्जी मिल रहा है। उस हीट एनर्जी को जो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जैसे ही उसे रिसीव हो जाता है तो उसे अब क्या नाम देंगे, इंटरनल एनर्जी। सही है, एज लॉन्ग एज इट रिसीव्स द एनर्जी फ्रॉम अनदर बॉडी, नाउ इट बिकम्स एन इंटरनल एनर्जी। बस उसको एक नया नाम देंगे हम, क्या, इंटरनल एनर्जी नाम देंगे। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। चलिए अब और आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो हुई हीट की कहानी कि हीट में ऐसा ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल ये रहा, जैसे हॉट वाटर यहां रखा, हॉट वाटर का टेम्परेचर मान लो T1 है, और मैं अपना हाथ लेकर आया यहां पर, हाथ थोड़ा ढंग का बनाते हैं, ठीक है, ये हैंड, मैंने बहादुरी दिखाई जैसे तैसे कि गर्म पानी है लेकिन हाथ डालेंगे, मैंने बहादुरी दिखाते हुए बहादुरी का काम किया। क्या काम किया कि मेरा जो टेम्परेचर है वो तो T2 से कम है, या फिर ऐसा देखो, हॉट वाटर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, और अपना जो हैंड का टेम्परेचर है लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर जो होता है वो मान लिया। अगर ऐसा मान लिया है तो क्या होगा, बॉडी को सबसे पहले फील होगा कि वाटर इज वार्म, सबसे पहले उसे यही फील होगा, यानी कि उसे क्या फील हुआ, टेम्परेचर हाई है। अब क्या होगा, देखो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि देयर इज ए हीट ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये 50 है और ये 25 है, तो 50 इज ग्रेटर देन 25। सही, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा, यानी कि यहां से कुछ हीट आपके हैंड को रिसीव होगी। सही है, इसीलिए थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद हाथ भी क्या होने लगता है, उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अभी आई बात समझ में, कुछ यही कंसेप्ट आपके जो थर्मल रोड्स होती है उनमें भी यही कंसेप्ट रहता है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी हीट ट्रांसफर। इसी तरीके से जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है वो यूज होती है। ठीक है, लिख लीजिए, इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे दो स्टेप लिखे मैंने, देखिए, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द वर्ड हीट, जो हीट वर्ड है वो इंपॉर्टेंट कब है, इट्स मीनिंगफुल एज लॉन्ग एज एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, जब तक एनर्जी के ट्रांसफर की बात चल रही है तब तक हीट वर्ड मीनिंगफुल है। ठीक है, उस समय अगर आप हीट ऑफ ए बॉडी और हीट इन ए बॉडी की अगर बात करते हैं, दैट इज मीनिंगलेस while the transfer of energy. Second, although the temperature of a body can be raised without limit, आप जितना चाहें टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं किसी भी बॉडी का, there is no limit, but it cannot be lowered without limit। जबकि जब आप टेम्परेचर कम करना चाहें, यानी कि लोअर टेम्परेचर पर जाना चाहते हैं, तब ऐसा नहीं है कि विदाउट लिमिट आप जा सकते हैं, देयर इज ए लिमिट। ओके, क्या लिमिट है, देखिए, इन लेबोरेटरी highest possible temperature attained, highest possible attained temperature is 10 की पावर 8 केल्विन। इतना टेम्परेचर हमने अचीव किया है इन लेबोरेटरीज। हाईएस्ट अब तक कितना पहुंचे, K4 केल्विन। तो लोएस्ट कितना पहुंचे हैं, लोएस्ट पॉसिबल अटेंड टेम्परेचर इज 10 की पावर -8 केल्विन, इतना हम लोएस्ट पहुंचे। अब अगर हम सन प्लेनेट की बात करते हैं तो सन के लिए क्या है, सन का जो सेंटर है,
तो सेंटर ऑफ द सन इज हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 10 की पावर 6 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ सन एट सेंटर इज 10 की पावर 6 केल्विन, यानी कि उससे भी ज्यादा टेम्परेचर हम अटेंड कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। ओके, लेकिन उसके लिए बहुत सारी सिचुएशन भी हमें हैंडल करके चलनी होती है जब इतना टेम्परेचर हाई इंक्रीज हम अटेंड करते हैं। और दी सरफेस टेम्परेचर, सरफेस के आसपास की जो सरफेस का टेम्परेचर होता है सन के लिए वो कितना होता है? इट्स अराउंड 6000 केल्विन। ठीक है, तो ये केवल ऐसे ही जनरल नोटिस कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। चलिए और आगे बढ़े, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट द टेम्परेचर एंड हीट। अभी भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी हम चैप्टर के अंदर घुसे ही नहीं हुए, अभी तो केवल हम 2 लाइन पढ़ी है, टेम्परेचर और हीट, और उसके आगे कुछ नहीं है ना। ओके, अगर ऐसा है तो हम और आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। Two bodies are said to be in thermal equilibrium. Two bodies are said to be in thermal equilibrium when there is no transfer of heat between them. When, ये क्या है, ये तो कुछ नया सा हो गया ना। When there is no transfer of heat between them, मतलब देखिए बहुत आसान है, देखिए चुटकी में खत्म कर देंगे वैसे। मान लो ए ये कोई ऑब्जेक्ट है, बी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर लेट से T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो T1 मान लेते हैं 75 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए ज़्यादा टेम्परेचर किसका? इसका। कम किसका? ये इसका है 50 वाले का। तो हमें पता है कि there will be a transfer of heat from one object to another due to temperature difference, and it will transferred from higher temperature to lower temperature। सही है ना, ये हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। चलिए यहाँ तक ठीक, लेकिन ये कब तक जाएगी? जब तक है जान ऐसा नहीं है। देखिए कब तक जाएगी, ये ए है, ये बी है, तो जैसे जैसे हीट यहां से जा रही है तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। सही है, कम होगा ना, क्योंकि हीट जा रही है तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और यहाँ हीट जा रही है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? देन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, नो हीट व्हेन T1 इज इक्वल टू T2। सही है, यानी कि मान लेते हैं इसका टेम्परेचर भी 50 है, इसका भी टेम्परेचर 50 हो गया, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और इसी सिचुएशन को व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम। यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीन्स both the bodies have same temperature। करेक्ट? करेक्ट है। चलिए लिखिए। अब अपने अंतिम पड़ाव पर हम आते हैं, लेक्चर के अंतिम पड़ाव है आज का स्केल। हम वगैरह हम पढ़ेंगे स्केलिंग ऑफ ए टेम्परेचर, स्केलिंग ऑफ ए टेम्परेचर, और यही हमें आज पढ़ना था। तो देखा जाए, ये देखते हैं टॉपिक है आपका क्या? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका हेडिंग लगा लीजिए, पढ़ते हैं इसे।
तो इसमें अलग अलग टाइप के हम स्केल्स डिफाइन करेंगे। तो लिखिए, टू कंस्ट्रक्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यही आपको काफी ध्यान देकर समझना है। टू कंस्ट्रक्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वी डिफाइन 2 पॉइंट्स। अब इन्हीं 2 पॉइंट पर सारी कहानी घूमेगी। क्या है 2 पॉइंट्स? पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं LFP। LFP यहां से डिवाइड कर देते हैं ना, इसे कहेंगे LFP। दूसरा है UFP। LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसे कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। यहां तक ठीक। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। डबल जेड आता है या डबल ई? डबल जेड डबल ई ही आता है, सही है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यू कैन से, जहां पर पानी जो है फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज यानी कि इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए आइस पॉइंट। एंड इट्स ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब पानी को बॉईल करेंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट की हमें जानकारी लेनी थी। अब स्केल्स क्या है, ये तो मैंने बताया कि स्केल को डिफाइन करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी। वो 2 लोग कौन थे? LFP एंड UFP। LFP का मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, UFP का मतलब अपर फिक्स पॉइंट। ये LFP के अलग अलग नाम हैं और ये UFP के अलग अलग नाम। नाउ देयर आर मेनी स्केल्स बट कॉमनली यूज्ड स्केल्स, commonly used scales of temperature are, पहला है डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। सेल्सियस, तो इसका सिंबल डिग्री सेल्सियस, और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड तो डिग्री सेल्सियस का भी, दोनों सेम ही नाम, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्केल हम ये पढ़ेंगे। दूसरा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए सिंबल है के। एंड थर्ड है आपका फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल, इसका सिंबल है एफ। तो ये 3 तरह के स्केल हैं। तीनों तरह के स्केल का कन्वर्जन हम ठीक से पढ़ेंगे। पहले आपको केवल स्केलिंग पे ध्यान देना है, देन वी विल गो फर्दर पॉइंट। ठीक है, तो इसे लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये लिखा है 3 तरह के जो स्केल्स हैं। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने बीच में ब्रेक लिया ताकि आपका टाइम बचे। क्या है कि 3 तरह की स्केलिंग हमने पढ़ी है, मतलब इंट्रोडक्शन दिया है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो लेट्स से ये सेल्सियस वाला स्केल है, सेल्सियस हो गया। इट्स फ़ारेनहाइट, एंड इट्स केल्विन। ये 3 तरह की स्केलिंग है। अब मैंने कहा था 2 पॉइंट हमेशा रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो थर्मोमीटर होता है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल केवल हमें स्केल से मतलब है, तो स्केलिंग पर आप ध्यान दीजिए। थर्मोमीटर कैसे रीड करता है कैसे नहीं, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, चलिए। तो लेट्स से ये अपना LFP है और इट्स UFP। UFP का मतलब क्या है? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। LFP मतलब LFP मीन्स हो गया आपका क्या?
फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब देखिए सेल्सियस में हम बात करते हैं, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर के लिए है। किसके लिए? दोनों ही वाटर के लिए, मतलब हमने सारी चीजें वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन की। करेक्ट। तो जैसे समझाता जाऊं वैसे समझो। पहला, डिग्री सेल्सियस में पानी जब फ्रीज हो जाए यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाए तब टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाए यानी कि इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम तब टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए फ़ारेनहाइट। अब क्या है, जैसे 1 मीटर लेंथ को हमने लिखा, लेंथ को लिखा, लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट का 1 मीटर, उसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर। यानी कि वैसा ही है कि जो हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखते थे अब उसी को हम फ़ारेनहाइट में कुछ लिखेंगे, ठीक है, फिर उसी को केल्विन में कुछ लिखेंगे। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बताया गया कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और जो हाईएस्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो था जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वहां फ़ारेनहाइट में उसका मेजरमेंट था कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212। अब केल्विन में, केल्विन में यहां पर टेम्परेचर था 273 केल्विन और ये था 373 केल्विन। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल मैंने बताया। ओके, केल्विन स्केल के लिए इन जनरल हम यूज करते हैं के, फ़ारेनहाइट के लिए यूज करते हैं एफ, और सेल्सियस के लिए यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस या सिंपल सी भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं कि our target is to find the relationship between all the 3 scales. Okay, so our target is to find the relationships among the different scales, and to find the relation we have a common formula. So to find relationship, to find relations between different scales, we have formula is reading on any scale, minus LFP upon UFP minus LFP equal to scaling constant ऑफ स्केल्स। क्या मतलब इसका अभी पता चल जाएगा। तो इसे हम यूज करने वाले हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ साइड में लिखते रहा हूं, फिर इसे यूज करना बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये मिटा दे रहा हूं। फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा? रीडिंग ऑन एनी स्केल। तो चलिए, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या था? LFP था, ये सारे LFP है और ये सारे UFP है। ओके, किया जाए। चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्सियस वाले स्केल के लिए। तो रीडिंग ऑन एनी स्केल, इसकी जगह क्या आ जाएगा? रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। उसके लिए सिंबल क्या है? C, केवल C यूज कर लो। ओके, माइनस उसका LFP कितना है? 0 सेल्सियस के लिए। ओनली फोकस ऑन सेल्सियस फर्स्ट। अब UFP माइनस LFP, उसका अपर फिक्स पॉइंट कितना? 100, लोअर कितना? 0। तो 100 माइनस 0, ये 100 माइनस 0 हुआ, इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब अगला हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, क्या? रीडिंग ऑन एनी स्केल, एनी स्केल की जगह क्या आ जाएगा? रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर सिंबल क्या है? F माइनस उसका LFP कितना? 32 अपॉन UFP माइनस LFP, तो UFP कितना? 212 माइनस
LFP कितना 32। ओके ना इक्वल टू रीडिंग ऑन एनी स्केल की जगह क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल। रीडिंग ऑन केल्विन स्केल, K फॉर केल्विन माइनस LFP 273 अपॉन 373 माइनस 273। बस ये खत्म हो गया अब यहीं पर, ठीक है। अब केवल इसे अंडरस्टूड करना है और बेहतर तरीके से। क्या आ जाएगा, C माइनस 0 यानी कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, इट्स अबाउट 180 एंड K माइनस 273 अपॉन कितना 100। तो ये आ गया रिलेशनशिप कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए यहां से हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते जाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि आपने जो थर्मोमीटर बनाया था ऐसा है ना, फिर ऐसा ऐसा कर दिया था, अब इसमें जो स्केलिंग वगैरह होगी उसमें ऐसा होगा ना, डिवीजन होंगे डिफरेंट डिफरेंट। स्केल है तो डिवीजन तो होंगे ऐसे। तो टोटल कितने डिवीजन होंगे इन ईच स्केल, हर एक स्केल में। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखिए यहां पर। पहला टाइप ऑफ स्केल, इधर केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्या आ जाएगा, केल्विन के देखो, केल्विन में नीचे कितना 100, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना 100। सेल्सियस में देखिए नीचे कितना 100, फ़ारेनहाइट में नीचे कितना 180। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो नीचे में टर्म है वही क्या होगा, उसका नंबर ऑफ डिवीजन होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात लिख लीजिए इसे, है ना। कैमरा चेक करते हैं एक बार, चल रहा कैमरा, ठीक है। लेक्चर का टाइमिंग अब यही रहेगा मेरे ख्याल से, आपका 1 आवर ही रखेंगे, है ना, क्योंकि रेगुलर सिलेबस चल रहा है, तो वी विल इंक्रीज द टाइमिंग। अब ऐसा भी तो किया जा सकता है कि 0 से 0 काट दें, तो क्या बचेगा, C/10 इज इक्वल टू F माइनस 32, मतलब सिंपल फॉर्मूला ले आते हैं और भी 10। ओके और भी काट सकते हैं क्या, यस। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कि फाइनली वी गेट C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। अब आपको किन्हीं भी दो स्केल के बीच में अगर कन्वर्जन करना हो, यू कैन कन्वर्ट। यानी कि जैसे मुझसे पूछा जाए सेल्सियस एंड केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन बताइए डायरेक्ट, तो सेल्सियस और केल्विन स्केल आपस में क्या इक्वल है, उठाओगे ना। C/5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, 5 से 5 कटा, यानी कि C इक्वल टू K प्लस 27 K माइनस 273, सही है ना। क्या आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, यानी कि प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस मतलब डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहा गया टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, नाउ कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। क्या करेंगे, यहाँ पुट करो, केल्विन में कितना आ जाएगा 273 प्लस 27 इक्वल टू कितना 300 केल्विन। आया कि नहीं, आसान था। चलिए लिख लीजिए, एक सवाल करते हैं इसके बाद। सवाल कुछ ऐसा है, what will be the values of following temperature on the Kelvin scale? What will be the temperature in Kelvin scale for following temperatures? इसे मैं एक साइड में लिख देता हूं, ये वाला फॉर्मूला C/5 T minus 227 F minus 32 upon 9 and K minus 273 upon 5। ओके तो इसको हम यूज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सवाल है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर।
following temperatures on the Kelvin scale. On the Kelvin scale. ओके, क्या है? पहला दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, बी सेकंड दिया है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सी थर्ड -196 डिग्री सेल्सियस। इन सबको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो देखिए, पहला है सेल्सियस में, तो सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो उसके लिए तो मैंने बता दिया कि केल्विन आ जाएगा अगर आप 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो पहला कितना दिया, पहला कर देते हैं 273 प्लस 37, व्हाट विल बी आंसर? 7 3 और 10 8 3 1 और ये 301 310 केल्विन, करेक्ट है। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा ये? सही है, 310 केल्विन दिया है। ओके, सेकंड बाद में करते हैं फ़ारेनहाइट वाला, पहले ये कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा? सेल्सियस में जो दिया है K इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस में कितना दिया? 196, पुट कर दो, कर दिया, -196 कितना आ जाएगा भाई? 77 केल्विन, करेक्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना। सही। अगला फ़ारेनहाइट करते हैं। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन चाहिए, क्या करेंगे? केल्विन वाला उठा लो और फ़ारेनहाइट वाला उठा लो। उठा लिया तो दोनों को साथ लिख दो। जिसके बीच में रिलेशन चाहिए होता है उन दोनों को एक साथ उठा लो। K - 273/5, ठीक है। केल्विन में तो फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट में दिया है तो इसको साइड में रखेंगे, इसको साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो देखो K - 273/5 इक्वल टू F - 32/9। इसमें तो कोई समस्या नहीं, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब भी कोई समस्या नहीं। चलिए, फ़ारेनहाइट में कितना दिया है? कितना दिया है? 80। सो इट्स 80 - 32/9 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 48/9 इंटू 5, करेक्ट। ओके, इट्स कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 240, सही है ना? 240/9, तो वैसे कितना आ जाएगा भाई? 9 2 जा 18, 26.6 ऐसा ही कुछ आएगा, है ना? यानी कि K - 273 इज इक्वल टू 26.6, तो K इक्वल टू आ गया 273 प्लस 26.6, तो कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, इट्स कम्स आउट टू बी 299.6। यस, इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं यहां पर लगे हाथ। क्या? वो ये कि AIPMT में एक सवाल पूछा गया था, उसी के बेस्ट पर आपको सवाल मिल भी जाएगा, मैं सेंड करूंगा उसे भी। कि अभी हमने पढ़ा कि एक थर्मोमीटर होता है, सही ना? ऐसा ये था। अब इसमें एक LFP था, एक UFP था, सही है? एक LFP और एक UFP। केल्विन स्केल में LFP कितना लिया था? 273 केल्विन, और ये कितना लिया था? 373 केल्विन। लेकिन समटाइम्स इन केल्विन स्केल we use 273.15 Kelvin instead of 273 Kelvin, यानी कि इसकी जगह कई बार 273.15 केल्विन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है।
क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। मैं ये अलग से पॉइंट बता रहा हूँ कि जब ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, वो अपने जगह रिलेशन से ही है, उसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। मैं एक अलग से ही पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ, अगर उसकी जगह ऐसा करते हैं तो उस पॉइंट को कहा गया था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा गया था। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है इट्स ए पॉइंट, यानी कि इट्स ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन at particular pressure it's a specific combination of pressure and temperature such that a substance can coexist, a pure substance can coexist in all three phases। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर किसी प्योर सब्सटेंस के लिए वो सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा, गैस में भी रहेगा, तीनों एक साथ। उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और उस ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जहां पर प्रेशर होता है आपका कितना, ये मिटा दे रहा हूं, ये लिख चुके। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट मीन्स, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स, पहला दिमाग में ये रखना है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। ओके, कैन को एग्जिस्ट, ओके, ऑल थ्री को एग्जिस्ट। ठीक है, ये तीनों जो है एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। सॉलिड भी रहेगी, लिक्विड भी रहेगी और गैस भी रहेगी। और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो फिक्स है 611.4 केल्विन के आसपास, या पास्कल होगा, है ना। 611.4.6 है ये। ओके, इट्स 0.6, है ना। और टेम्परेचर होता है आपका कितना, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये अलग से मैंने कल एक पॉइंट बताया कि हाँ, ट्रिपल पॉइंट नाम का एक बंदा है जहां पर किसी भी सब्सटेंस के लिए तीनों फेज एक साथ होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप पूछेंगे ऐसा कहाँ होता है, देखा नहीं। मैं आपको एक केवल आइडिया देता हूँ। ठीक है, आइडिया क्या है? एक बॉल लिया आपने, बॉल यानी कि पॉट है, जैसे कोई भी ग्लास बॉल है ये, है ना, ग्लास का एक बर्तन, ग्लास बॉल, ग्लास बाउल। ओके, उसमें क्या आपने क्या किया, वाटर लिया। नाउ यू स्टार्टेड हीटिंग, तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। यानी कि अब जिस समय आपने स्टार्ट किया है तब पानी भी है और वेपर बनना भी स्टार्ट हुआ, दो आ गए। अब आपने क्या किया, कहीं से आइस का एक सॉलिड इसमें ला करके रख दिया। अब क्या होगा कि आइस भी है, वेपर निकल रही है, नीचे पानी भी है। तो इस तरह से आप तीनों को एक फील के साथ समझ सकते हैं कि हाँ, दे ऑल कैन को एक्सिस्ट एट ए पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, चलिए अब इसके साथ एक और न्यूमेरिकल कर देते हैं, करवा देते हैं भाई।